changing the existing class definition is not a good practice. बनी बनाई क्लास को डिस्टर्ब करना ये अच्छी बात नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सो inherit one class into एक क्लास को दूसरी क्लास में हम क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे। एक क्लास को दूसरी क्लास में क्या करेंगे, हम इनहेरिट करेंगे। दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। तो चलिए हम इनहेरिटेंस का फर्स्ट एग्जांपल लेना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको बताया था, सपोज करो मैं कोई क्लास बनाता हूँ ए, और इसके अंदर में जो भी लॉजिक है वो लिखता हूँ, और उसके बाद मैं बनाता हूँ क्लास बी। याद रखना, कोई क्लास जन्म से बेस या डिराइव नहीं होती, लेकिन उनका रिलेशनशिप उनको बेस और डिराइव बनाता है। तो अगर हम जाते हैं और कोलन पब्लिक ऑफ लिखता हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो क्लास है, ये जो क्लास देखिए, अब ए किस में इनहेरिट हो गई, बी में। तो मैं फिर बताना चाहता हूँ, ये जो क्लास ए है, ये जो क्लास ए जैसी बी में इनहेरिट हुई, तो ऐसे केस में क्लास ए को नाम दिया गया, क्लास ए को नाम दिया गया, और क्लास ए को जो नाम दिया गया है उसको बोला गया है, पहली केस में बेस क्लास भी बोला गया है, सेकंड नाम उसको नाम दिया गया है, सुपर क्लास भी नाम दिया गया है, सुपर क्लास भी बोलते हैं, और उसको तीसरा नाम दिया गया है पेरेंट क्लास, क्योंकि वो पहले आई है इसलिए पेरेंट क्लास। इस तरह से ये तीन नाम दिए गए हैं, मतलब टर्मिनोलॉजी एक ही है, तीनों का मीनिंग एक ही होता है। उसी तरह से ये क्लास बी है। तो जैसे ही ए बी में इनहेरिट हो जाएगा, जैसे ही ए बी में क्या हो जाएगा, इनहेरिट हो जाएगा, तो ये कहलाएगा डिराइव्ड क्लास, या उसे ही बोला जाएगा सब क्लास, और उसे ही बोला जाएगा सब क्लास बोला जाएगा, और तीसरा नाम कहलाएगा चाइल्ड क्लास। तो कहने का मतलब ये है कि ये टर्मिनोलॉजी है, कहीं भी अगर आप मीनिंग देखो तो तीनों का मतलब एक ही होता है। ये मुझे बताने का मेन मोटो है, क्योंकि जब मैं प्रोग्राम स्टार्ट करूंगा तो ये सारे के सारे रिलेटेड करेंगे। तो ये कहलाता है डिराइव क्लास। और ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो, ये कहलाता है टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस कहलाता है, ये टाइप ऑफ इनहेरिटेंस कहलाता है, ये कहलाता है टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, तो चलिए अब हम प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। मुझे बताइए यहाँ तक कल का इंट्रोडक्शन और आज का बेसिक कंसेप्ट समझ में आया कि जब एक क्लास दूसरी क्लास में इनहेरिट करेंगे तो किस तरह से इनहेरिट करेंगे, कोलन पब्लिक बेस क्लास का नाम। दूसरी चीज, ये कहलाएगी बेस क्लास ए और ये कहलाएगी डिराइव क्लास बी। इसके अलावा एक चीज और मैं बता दूं आपको, वो ये है कि when object of derived class can access directly the function base class। बेस क्लास के मेंबर फंक्शन को डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है। डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट डायरेक्टली मेंबर फंक्शन बेस क्लास के मेंबर फंक्शन को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। दैट्स इट। ओके फाइन। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मैं एक बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं जो सबके लिए कॉमन है।
जो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मैं जाता हूँ, मैंने क्लास ए बनाया, क्लास ए बनाने के बाद यहाँ लिखता हूँ प्राइवेट ऑफ ए। उसी तरह से पब्लिक में जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ void of set a of n1, यहाँ लिख दूंगा a is equals to n1। के बाद void of लिख लेता हूँ, आउट ए को क्या कर दो, प्रिंट कर दो, आउट ए को क्या कर दो, प्रिंट। अब मेरा ये प्रोग्राम बना, क्लास ए बनी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने क्लास ए बना लिया, अब मैं जा रहा हूँ सेमीकोलन क्लास टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पब्लिक ले लेता हूँ और ए, तो इनहेरिटेंस हो गया। अब मैं यहाँ जाता हूँ, मैं बोल लेता हूँ प्राइवेट, के बाद इंट ऑफ बी ले लेता हूँ। देखिए ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इससे आपको इनहेरिटेंस का पूरा कोर पता चल जाएगा कि क्या होता है। सेट बी ऑफ n1 जाते हैं is equals to n1 आउट ये को प्रिंट करो, ये भी क्या कर दो, क्लोज कर दो, और इसको भी क्या कर दो, क्लोज। अब इस तरह से ए हो गया और ए किस में आ गया, बी में आ गया। चलिए पहले इतनी चीजें तो समझ लेते हैं क्या हुआ। सबसे पहले हुआ ये कि एक मेंबर है प्राइवेट में, इसमें लिखा गया है प्राइवेट में, और उसका नाम क्या है, इंट ऑफ ए, ये है प्राइवेट। उसी में एक मेंबर फंक्शन है void of set, ये भी आर्गुमेंट है उसके अंदर में। उसी तरह से एक और मेंबर फंक्शन void of show a। तो किसी ने आपसे पूछा क्लास ए में टोटल मेंबर्स कितने हैं, तो आपका आंसर रहेगा 3। किसी ने आपसे पूछा क्लास ए में टोटल मेंबर्स कितने हैं, तो आपका आंसर रहेगा 3। किसी ने आपसे पूछा क्लास ए में टोटल मेंबर वेरिएबल कितना है, तो आपका आंसर रहेगा 1। किसी ने आपसे पूछा क्लास ए में मेंबर फंक्शन कितने हैं, तो आपका आंसर रहेगा 2। तो देखिए ऐसे केस में क्या हुआ कि अगर आप देख रहे हैं तो ये जो है ये प्राइवेट है, ये प्राइवेट डिफाइन किया है, ये पब्लिक डिफाइन किया है, और ये भी कैसा डिफाइन किया है, पब्लिक डिफाइन किया। ये तीनों पब्लिक डिफाइन, 2 पब्लिक है और एक प्राइवेट है। तो जो प्राइवेट है उसको हम लॉक लगा देते हैं। ये लॉक है इस तरह से, और ये प्राइवेट है ना, सॉरी जो प्राइवेट है उसको हम क्या लगा देते हैं, लॉक। ये लॉक लग गया, और जो पब्लिक है उसका लॉक ओपन रखते हैं, उसका लॉक हम क्या करते हैं, ओपन रखते हैं। तो इस तरह से ये जो क्लास ए है, इस तरह से जो क्लास ए है, क्लास ए में टोटल मेंबर्स कितने हो गए, 3। टोटल मेंबर्स हो गए 3, जिसमें से एक प्राइवेट है और 2 पब्लिक है। टोटल मेंबर्स हो गए 3, जिसमें से मेंबर फंक्शन 2 है और मेंबर वेरिएबल 1 है। अब क्या होता है, अब मैं जाता हूँ उसी तरह से क्लास बी में मेंबर कितने हैं, एक मेंबर तो 3 है, मेंबर वेरिएबल 1 है। उसके बाद void of set b, और जो भी आर्गुमेंट होगी वो आर्गुमेंट दे देते हैं, और उसके बाद void of, इस तरह से ये चीजें मैं लिख लेता हूँ। और मैं जाता हूँ, ये
ये प्राइवेट है, ये पब्लिक है और ये पब्लिक है। ये प्राइवेट है, प्राइवेट है, प्राइवेट है, इसको हम लॉक लगा देते हैं और इसका लॉक ओपन रखते हैं क्योंकि ये पब्लिक है, क्योंकि ये पब्लिक है, और इस तरह से ये सेकंड बन जाती है। ओके, लेकिन सर अब क्या हुआ, बी ने किसको इनहेरिट कर लिया, ए को। बी ने किसको इनहेरिट कर लिया, ए को। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि बी के पास टोटल मेंबर्स कितने हैं, बी के पास टोटल मेंबर्स कितने हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी ने आपसे पूछा कि भाई बी के पास क्या हो रहा है, एक सेकंड मैं इसको कट कर दूंगी, क्यों ऐसा, ठीक है जानिए। बी के पास टोटल मेंबर्स कितने हैं, तो सर आपका आंसर रहेगा बी के पास टोटल मेंबर फंक्शन, जो जब इनहेरिट होता है ना, बी ए क्लास किस में आ गई, बी में, तो ए के भी जितने मेंबर्स हैं वो सारे के सारे बी में आ जाएंगे। ए के पास टोटल मेंबर्स 3 है, लेकिन देखो उसमें से एक प्राइवेट, उसमें से एक प्राइवेट, आप जानते हो जो चीजें प्राइवेट में होती है उनका स्कोप क्लास के अंदर होता है, तो जो चीजें प्राइवेट में होगी ना सर उनको छोड़ दो, बाकी बचे कितने, 2, तो ये 2 भी कहाँ पर आ जाएंगे, ये डिराइव क्लास के पास आ जाएंगे, मतलब यहीं पे आ जाएंगे। मतलब बी के पास टोटल मेंबर फंक्शन अगर हम बात करें, void ऑफ सेट ए, जो भी आर्गुमेंट पास हो, उसी तरह से void ऑफ शो ए, void ऑफ शो ए, यहाँ बना लेता हूँ, यहाँ बना लेता हूँ, ये लॉक ओपन है, ये लॉक ओपन है। इस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी ने आपसे पूछा कि बी के पास टोटल मेंबर्स कितने हैं, तो आप क्या करना, क्लास ए में जाना और देखना जितने पब्लिक वाले होंगे वो सारे के सारे भी किसमें ऐड करना, डिराइव क्लास में क्या कर देना, ऐड कर देना, डिराइव क्लास में क्या कर देना, ऐड कर देना। तो इस तरह से, इस तरह के बी के पास टोटल मेंबर हो गए 5, मेंबर फंक्शन खुद के 3 और सुपर क्लास के 2, इस तरह से हो गए 5। सर ए क्यों नहीं आया, क्योंकि ए प्राइवेट है, इसलिए प्राइवेट में रखी गई चीजें आउटसाइड द क्लास नहीं हो सकती। इस तरह से जब मैं जाऊंगा और अगर void ऑफ मेन से स्टार्ट करूंगा, और void ऑफ मेन से स्टार्ट करने के बाद अगर मैं बोलूंगा b ऑफ b1, या पहले मैं बोलूंगा a ऑफ a1, अगर आप बोलोगे तो याद रखना ये क्लास a में जाएगा और चेक करेगा a में टोटल मेंबर कितना, मेंबर्स तो 3 है लेकिन मेंबर वेरिएबल कितना है, 1, उसका टाइप क्या है, इंटीजर, उसका टाइप क्या है, इंटीजर। इसलिए जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा, जब क्लास इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, तो याद रखना ए के अंदर जाएगा, देखेगा सिर्फ एक ही वेरिएबल है ए, तो जाएगा ए इज इक्वल टू, उसमें आ जाएगी गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू का मतलब होता है जब कोई वेरिएबल क्रिएट होता है और क्रिएट कहीं ना कहीं वो मेमोरी में जाके क्रिएट होगा, तो जहां वो जाके क्रिएट होगा और उस मेमोरी में जो वैल्यू रखी होगी वो उस पर असाइन हो जाना, मतलब कहलाती है गार्बेज वैल्यू, मतलब कहलाती है गार्बेज वैल्यू। तो फिलहाल ए ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट होगा, ये जो मेमोरी बनेगी, इस मेमोरी को हम बोलते हैं इंस्टेंस, इस मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इंस्टेंस। और ये ऑब्जेक्ट किसके नाम से जाना जा रहा है, A1 के नाम से जाना जा रहा है, A1 के नाम से जाना जा रहा है, और ये कहलाता है इंस्टेंस बोला जाता है, इंस्टेंस बोला जाता है। इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट दो अलग अलग चीजें हैं, इसलिए क्योंकि एक इंस्टेंस के, एक मेमोरी के एक से ज्यादा नाम हो सकते हैं, आपके एक से ज्यादा नाम हो सकते हैं ना, वैसे ही आप भी एक ऑब्जेक्ट है, मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूँ। ओके, अब हम मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता हूँ, बी ऑफ बी वन। सर जैसे ही डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, जैसे ही डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है सर, ये नेचर है सर, ये नेचर है कि पहले वो क्या करता है, क्लास ए में जाएगा, क्योंकि बी चेकता है उस क्लास ने किसी को इनहेरिट किया है क्या, पता चलेगा ए ने इनहेरिट किया है, तो पहले क्लास ए के अंदर जाएगा और जितने मेंबर वेरिएबल हैं पहले उनके लिए मेमोरी का एलोकेशन करेगा। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूं, अगर बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो कितनी मेमोरी लेगा, तो देखो बी क्लास खुद के लिए एक ही वेरिएबल तो ये ले लेगा। ओके, साथ ही साथ अपनी सुपर क्लास में भी देखो ए है। अब कुछ स्टूडेंट को डाउट क्या होता है, सर क्लास ए में जो ए है वो तो प्राइवेट है सर, वो तो प्राइवेट है, तो ए के लिए मेमोरी का एलोकेशन कैसे करेगा,
तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने कभी ऐसा नहीं बोला कि प्राइवेट के कारण आप उसे प्राइवेट क्या डिसाइड करता है, प्राइवेट डिसाइड करता है स्कोप, प्राइवेट डिसाइड करता है स्कोप, मतलब एक्सेस करने देना है या एक्सेस करने नहीं देना है, उसका मेमोरी से कोई लेना देना नहीं रहता। इनहेरिटेंस का डिफॉल्ट नेचर है कि जब डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो सुपर क्लास में जितने मेंबर वेरिएबल हैं, चाहे वो प्राइवेट रहे चाहे वो प्रोटेक्टेड रहे, कुछ भी रहे, अगर वो मेंबर वेरिएबल हैं तो उनके लिए भी मेमोरी का अलोकेशन करेगा। मतलब यहाँ पर ए भी क्रिएट होगा, उसमें गार्बेज वैल्यू आ जाएगी, उसी तरह से अब ए ही बचता, अब खुद का बी इज इक्वल टू उसमें भी गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है सर, ए भी क्रिएट होगा और बी भी क्रिएट होगा, और ये जो मेमोरी है, ये जो मेमोरी है, इस मेमोरी को आप क्या बोलोगे, इस मेमोरी को भी आप बोलोगे इंस्टेंस। और ये किसके नाम से जानी जाएगी, तो ये जाना जाएगा इनडायरेक्टली, अगर मैं बात करूं तो ये B1 के नाम से जाना जाएगा, और इस मेमोरी को भी आप क्या बोल सकते हैं, इंस्टेंस बोल सकते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में एक चीज निकाल दो कि बी क्लास का ऑब्जेक्ट जब बनता है तो ए के लिए मेमोरी का अलोकेशन तब करेगा जब प्राइवेट नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है, वो ए क्लास के ऑब्जेक्ट वेरिएबल के लिए मेमोरी का अलोकेशन करता ही करता है, जितने मेंबर वेरिएबल्स रहेंगे उन सबके लिए मेमोरी का अलोकेशन करेगा ही करेगा। इसलिए इस तरह से ये हायरार्की बनती है। मुझे बताओ इतना समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। दीपाली थोड़ा थोड़ा आप समझ रहे हैं? निकिता, हेलो, एम आई ऑडिबल ना? यस सर। ओके, अब देखिए इस प्रोग्राम को मैं रन करके बताता हूँ। मैंने अभी तो इसका इस तरह से बताया। तो पहली चीज, डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बेस क्लास के जितने मेंबर वेरिएबल उनके लिए भी मेमोरी का एलोकेशन करता है, प्राइवेट रहे और चाहे ना रखे। इसके अलावा जो डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, जैसे इस क्लास में बी क्लास का ऑब्जेक्ट है, वो खुद के मेंबर फंक्शन तो कॉल कर ही सकता है, एज वेल एज अपने सुपर क्लास मतलब बेस क्लास के भी मेंबर फंक्शन को क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है। ओके, चलिए अब हम जाते हैं और प्रोग्राम लेना स्टार्ट करते हैं। I should include rstream.h. I should include new.h. मैं जाता हूँ क्लास प्राइवेट int of a लेता हूँ, पब्लिक void of set a। प्लीज अगर आपको मेरे प्रोग्राम चाहिए, अभी मैंने नोट्स अपडेट नहीं किया हूँ तो एटलीस्ट वीडियो में जाके भी आप प्रोग्राम देख सकते हैं। फिलहाल नोट्स में अपडेट कर दूंगा, लेकिन अभी तक अपडेट नहीं है। इस बीच में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप डायरेक्टली वीडियो ओपन करके भी प्रोग्राम देख सकते हैं। void of show out को प्रिंट कर देंगे। क्लास लेता हूँ पब्लिक ऑफ प्राइवेट प्राइवेट b equals to n1 void of show out को प्रिंट कर दे। वो भी क्लोज, उसके बाद void of अब देखो सर, मैं डायरेक्टली क्लास B1 भी लिखता हूँ तो बी क्लास का ऑब्जेक्ट खुद के लिए तो मेमोरी का एलोकेशन करेगा ही करेगा, एज वेल एज बी के लिए तो करेगा, एज वेल एज ए के लिए भी करेगा। फिर बोलता हूँ प्राइवेट सिर्फ ये डिसाइड करता है एक्सेस करने देना है या एक्सेस करने नहीं देना है, ये डिसाइड करता है प्राइवेट।
उसका मेमोरी से कोई लेना देना नहीं रहता, तो ए क्लास के मेंबर के लिए भी मेमोरी का एलोकेशन करेगा, एज वेल एज बी क्लास के लिए भी मेंबर वेरिएबल के लिए मेमोरी का एलोकेशन करेगा। हम जाएंगे, हम जब जाएंगे तो मैं बोलूंगा देखो सर b1 डॉट सेट ए ले, सेट ए में पास कर देता हूँ 10। तो मुझे बताइए जैसे ही मैं सेट ए बोलूंगा तो याद रखना ऑब्जेक्ट किसका है, क्लास बी का। ऑब्जेक्ट किसका है, क्लास बी का। तो सेट ए नाम की मेथड, सेट ए नाम का मेंबर फंक्शन पहले खुद के घर में ढूंढा जाएगा। क्या खुद के घर में है सेट ए नाम का, है या नहीं है? सेट ए नाम का मेंबर फंक्शन खुद के घर में है क्या, खुद के क्लास में है क्या? बोलो, प्रतीक, वैशाली, महिमा, बोलिए। सेट ए नाम का मेंबर फंक्शन खुद के क्लास में है क्या? हाँ सर। नहीं है ना बेटा, खुद के क्लास में नहीं है। सर। आया है, सेट बी है, शो है, हाँ लेकिन सेट ए नहीं है। देखो ए, हाँ हाँ हाँ। तो क्या करेगा, अगर जब खुद के घर में नहीं मिलेगा तो उसकी सुपर क्लास के पास जाएगा, मतलब किसके पास जाएगा, क्लास ए के पास जाएगा, और क्लास ए में उसे सेट ए मिल जाएगा। तो जाएगा कि n1 एक लोकल वेरिएबल है, n1 अपनी वैल्यू ए में दे देगा। वैसे बी क्लास का जो ऑब्जेक्ट बना है उसमें आपने देखा है कि जो बी क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, उस बी क्लास के ऑब्जेक्ट में अगर आप देखोगे, बी क्लास के ऑब्जेक्ट में ए है और बी दोनों है। ओके, इस तरह से। तो खुद बी के खुद के, तो सेट ए कहाँ से कॉल करेगा, सुपर क्लास से, ए में वैल्यू रख देगा। उसी तरह से मैं जाऊंगा b1 डॉट सेट बी, मैं पास कर दूंगा 100। अब देखिए खुद के घर में ढूंढेगा, मेमोरी क्लास बी की है ना, तो सेट बी खुद के घर में ढूंढेगा, लेकिन हाँ इस बार सेट बी उसे खुद के घर में मिल जाएगा। तो क्या करेगा, कितना हाँ। पास कर देगा, 100। तो ऐसे केस में सॉरी, वन बी इज इक्वल टू, बी में कितना आ जाएगा, 100। उसके बाद जाएगा, मैं बोलूंगा b1 डॉट शो ए, b1 डॉट शो ए बोलूंगा तो पहले खुद के घर में शो ए ढूंढेगा, नहीं मिलेगा, यहाँ शो बी लिख देता हूँ, सॉरी शो की जगह शो बी। शो ए ढूंढेगा, खुद के घर में शो ए नहीं मिलेगा तो उसके सुपर क्लास में जाएगा, शो ए मिल जाएगा, ए को प्रिंट कर देगा, तो ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। उसी तरह से b1 डॉट शो बी, b1 डॉट शो बी की बात करेंगे तो क्या होगा, शो बी बोलेंगे तो खुद के घर में देखो शो बी मिल जाएगा, खुद के घर में मिल जाएगा, शो बी को क्या कर देगा, कॉल कर देगा। उसके बाद में गेट ch, हम जाएंगे इनहेरिटेंस, अब देखिए मैं जाता हूँ और मैं अब रन करता हूँ, F7 से जाता हूँ, रन करना स्टार्ट करता हूँ। देखो ऑब्जेक्ट तो बन गया b1 डॉट सेट ए, खुद के घर में तो सेट ए नहीं मिलेगी, तो देखो उसकी सुपर क्लास में जाएगा, अभी अभी कितना पास किया है, 10, तो ए की वैल्यू 10 सेट कर देगा। फिर आएगा सेट बी, अब खुद के घर में सेट बी मिल जाएगा, देखो बी से कॉल कर रहा है, बी की वैल्यू सेट करेगा। खुद के घर में शो ए नहीं है, उसके सुपर क्लास में जाएगा, खुद के घर में शो बी मिलेगा, खुद के घर से शो बी क्या करेगा, कॉल करेगा। और इस तरह से 10 और कितना आ जाएगा, 100, 10 और कितना आ जाएगा, 100। सर इस प्रोग्राम में आप देखोगे ना, तो इसमें एक बेस क्लास था, मतलब क्लास ए था, और एक डिराइव क्लास, एक बेस क्लास था और एक डिराइव क्लास था। इसलिए ये जो इनहेरिटेंस कहलाता है, ये कहलाता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस क्यों कहलाता है सर? ऐसा इनहेरिटेंस जिसमें एक ही बेस क्लास हो और एक ही डिराइव क्लास हो, एक ही बेस क्लास हो और एक ही डिराइव क्लास हो, ऐसा पर्टिकुलर इनहेरिटेंस कहलाता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कहलाता है। क्लास ए थी और क्लास बी, मतलब सर हमने क्या किया, हमने किया ये कि हम गए और एक क्लास ए बनाई और हम एक क्लास बी बनाएंगे, एक क्लास ए बनाएंगे, एक क्लास बी बनाएंगे, और एक किसमें इनहेरिट हो जाएगा, क्लास बी में, एक इसमें इनहेरिट हो जाएगा, क्लास बी में इनहेरिट हो जाएगा। मतलब ये क्लास ए है इसी तरह से, और ये क्लास बी, ये क्लास बी, एक इसमें इनहेरिट हो रहा है, ए इनहेरिट हो रहा है क्लास बी में,
और ऐसा पर्टिकुलर कंसेप्ट जिसमें एक ही बेस एक ही डिराइव होती है वो कहलाता है सिंगल लेवल सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। क्यों सिंगल लेवल इनहेरिटेंस? क्योंकि जिसमें एक बेस और एक डिराइव होती है, जिसमें एक बेस और एक ही डिराइव होती है, ऐसा पर्टिकुलर इनहेरिटेंस कहलाता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कहलाता है, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कहलाता है। तो यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? यहाँ तक कोई डाउट है? Yes, sir. No. No, sir. नो सर। No, sir. अब देखो आज तो मैंने सिंगल लेवल बता रहा हूँ, लेकिन आगे चल के और भी इनहेरिटेंस हम बताने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे, सपोज करो क्लास ए रहेगी, क्लास बी बनाऊंगा और एक और क्लास बना लूंगा क्लास। तो ऐसे केस में क्या हुआ कि आगे चल के देखेंगे आप कि क्लास ए इनहेरिट होगी क्लास बी में, और क्लास बी किस में इनहेरिट हो जाएगी? क्लास सी में। क्लास बी किस में इनहेरिट हो जाएगी? क्लास सी में। मतलब ये ए क्लास कहलाएगी, ये बी क्लास कहलाएगी और ये सी क्लास कहलाएगी। तो ए किस में इनहेरिट हो जाएगी? बी में। और बी किस में इनहेरिट हो जाएगा? सी में। तो लेवल बाय लेवल, पहला दूसरे में और दूसरा तीसरे में, इसलिए ये इनहेरिटेंस सी प्लस में कहलाएगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पढ़ेंगे सर हम, कमिंग लेक्चर में हम ये भी पढ़ेंगे। मल्टी लेवल, लेवल बाय लेवल, पहला दूसरे में जा रहा है और दूसरा तीसरे में जा रहा है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब जैसे फॉर एग्जांपल फिर हम आगे चल के बनाएंगे कि क्लास ए रहेगी और क्लास बी रहेगी, ये दो क्लासेस रहेंगे। अब क्या होगा, ये जो क्लास ए है, ये जो क्लास ए है, ए किसमें इनहेरिट? ए है, और ये क्लास बी है। दो इंडिपेंडेंट क्लास है, दो इंडिपेंडेंट क्लास है। और हम तीसरी क्लास बना देंगे, और उसका नाम हम दे देंगे क्लास सी, उसका नाम दे देंगे हम क्लास सी। तो क्या हो जाएगा, ए किस में इनहेरिट हो जाएगा? ए इनहेरिट हो जाएगा क्लास सी में। उसी तरह से बी किस में इनहेरिट हो जाएगा? जो बी रहेगा वो भी इनहेरिट हो जाएगा क्लास सी में। किसमें इनहेरिट हो जाएगा? क्लास सी में। तो ऐसे केस में क्या हुआ, ये जो ए था ए भी आ गया क्लास सी में। उसी तरह से ये बी भी किसमें आ गया? क्लास सी में आ गया। तो आप देखो एक से ज्यादा क्लास अगर इनहेरिट हो जाएगी किसी थर्ड क्लास में, तो ये कहलाएगा मोर देन वन इनहेरिट एक साथ आया तो मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाएगा। ये कहलाएगा मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा क्लास एक साथ थर्ड क्लास में आ रहे हैं, इसलिए ये कहलाएगा मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाएगा। उसी तरह से मैं जाता हूं, मैं आगे बढ़ूंगा और मैं बोलूंगा ये क्लास ए है, ये क्लास बी है, ये क्लास सी है। ऐसे तीन क्लासेस बनाएंगे। हम क्या करेंगे, ये क्लास ए ले लेंगे, ये क्लास बी ले लेंगे और ये क्लास सी ले लेंगे, इस तरह से ले लेंगे। अब क्या होगा, ये ए इनहेरिट होगा, ए इनहेरिट होगा किसमें? क्लास बी में। हाँ, और ए ही किसमें इनहेरिट हो जाएगा? क्लास सी में। ए इनहेरिट होगा क्लास बी में और ए ही इनहेरिट होगा इसमें होगा क्लास सी में। तो ऐसा इनहेरिटेंस जिसमें एक ही क्लास, देखो इसमें मोर देन वन क्लास इनहेरिट हो रही है थर्ड में, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है एक ही क्लास इनहेरिट हो रही है बी में और वही क्लास इनहेरिट हो रही है क्लास सी में। तो ऐसे केस में ये कहलाएगा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहलाएगा। ओके, ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहलाएगा। और उसी तरह से अगर मैं इसको ही कॉपी करता हूँ, इसी को एज इट इज कॉपी करता हूँ, इसी इनहेरिटेंस को मैं जाता हूँ और इसमें एक और ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे देखो ए इनहेरिट हो गया बी में, ए ही किस में इनहेरिट हो गया? सी में। ओके, दोनों एक ही क्लास इनहेरिट हुई। अब मैं जाऊंगा आगे चल के और मैं क्या करूंगा, ये बी इनहेरिट करवा दूंगा, ये बी इनहेरिट करा दूंगा क्लास बी में, बी इनहेरिट करवा दूंगा क्लास बी में
और सी इनहेरिट करा दूंगा ऑल्सो क्लास डी में। तो ऐसा पर्टिकुलर इनहेरिटेंस कहलाता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहलाएगा। तो इसमें देखो इट इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ, ये कॉम्बिनेशन है ना, combination of multiple and hierarchical inheritance। दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन मिला के क्या तैयार हुआ है, हाइब्रिड। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं सर अपकमिंग लेक्चर में। एक क्लास दूसरे क्लास में इनहेरिट हुई, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल, पहला इनहेरिट होता है दूसरे में और दूसरा इनहेरिट हो रहा है तीसरे में। मल्टी लेवल, मल्टीपल, एक से ज्यादा क्लास थर्ड क्लास में इनहेरिट हो गई, मल्टीपल। पहली क्लास इनहेरिट हो रही सेकंड में और वही क्लास पहली इनहेरिट हो रही थर्ड में, हायरार्किकल। हाइब्रिड, इट इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ हायरार्किकल एंड मल्टीपल। देखो ना, अगर ये आप पोर्शन देखोगे, ऊपर का ए अगर आप छोड़ दो, ऐसे केस में ऊपर का अगर ए छोड़ देते हैं तो ये कहलाता है मल्टीपल, और नीचे का डी अगर छोड़ दो तो कहलाता है हायरार्किकल। तो सर आज मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन फिर से दिया, मैंने आपको सिंगल लेवल इनहेरिटेंस बताया। कल मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आगे के अपकमिंग इनहेरिटेंस। और मैं बता दूं, जेम्स गॉसलिंग जिसने सी बनाया, वो आपको इनहेरिटेंस के अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाना चाहता है। इसलिए सिर्फ इनहेरिटेंस नहीं पढ़ना है, हमें देखना है वर्चुअल फंक्शंस किस तरह से, वर्चुअल कीवर्ड का क्या इंपॉर्टेंस है, वो आपको वो पढ़ाना चाहता है। लेकिन उससे पहले आपको ये इनहेरिटेंस समझना जरूरी है। तो ये हम कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल तो मैं आज के लिए इतना ही